नमस्कार, 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सबसे पहली बड़ी खबर कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में छात्र और मजदूर संगठन नबन्ना मार्च कर रहे हैं। तो दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी है, जहां कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की। तीसरी बड़ी खबर चंपई सोरेन से जुड़ी है, जहां चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। चौथी बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां विधानसभा चुनाव की तारीख बदल सकती है। इसको लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग ने बैठक की। पांचवी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नक्सल प्रभावित इलाकों के सरकारी स्कूलों में अब रोबोटिक्स साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। अब पहली बड़ी खबर कोलकाता रेप मर्डर केस स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट मार्च। कोलकाता में 8-9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में मंगलवार को छात्र और मजदूर संगठन नबन्ना मार्च कर रहे हैं। नबन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सभी मंत्री और अफसर बैठते हैं। छात्र समाज और संग्रामी चौथा मंच नबन्ना अभियान रैली के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नबन्ना के लिए कूच किया। हावड़ा से लगे सातरागाछी में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए रैली को गैर कानूनी बताया। प्रदर्शनकारियों को नबन्ना जाने से रोकने के लिए 7 रूट पर 3 लेयर में 6000 की फोर्स तैनात है। 19 पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग और 21 पॉइंट्स पर डीसीपी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने हावड़ा से कोलकाता को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया है। निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। वाटर कैनन, ब्रजवाहन और क्विक रिस्पांस टीम QRT भी तैनात है। चलिए इसी खबर में हमारे साथ है, बंगाल से जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नवीन मिश्रा। नवीन जी, जिस तरह से हम ये प्रोटेस्ट देख पा रहे हैं, लगातार यहाँ पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी भी लगातार सरकार को घेर रही है। तो क्या ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, इसमें बीजेपी का भी समर्थन है, बीजेपी के भी कार्यकर्ता, या फिर पूरी तरह से ये छात्रों का प्रोटेस्ट है जो हम देख पा रहे हैं? नमस्कार भागीरथ जी, ये आंदोलन नहीं, ये सत्याग्रह है। जिस ढंग से आजादी के समय छात्रों ने पूरे हिंदुस्तान में अपने शिक्षा को छोड़ के ये सत्याग्रह किया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा, ठीक वही सत्याग्रह है पूरे बंगाल में। चाहे वो कलकत्ता महानगर हो, हावड़ा हो, बैरकपुर हो, चाहे वो पश्चिम मिदनापुर हो, पूर्व मिदनापुर हो, बर्धमान हो, मालदा हो, आसनसोल हो, दुर्गापुर हो, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, मालदा हो, तमाम जगहों में जिस ढंग से छात्रों ने कॉलेज छोड़कर के, छात्रों का लाखों लाख की संख्या में ममता सरकार और उनकी जो तालिबानी पुलिस है उसके विरोध में जो जन आंदोलन शुरू हुआ है, निश्चित तौर पे ये निश्चित है कि ममता बनर्जी को अपना पद को छोड़ना ही होगा। जिस ढंग से कलकत्ता पुलिस और के साथ साथ बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार के नेतृत्व में और हावड़ा कमिश्नर के नेतृत्व में जिस ढंग से छात्रों के ऊपर में पानी की बौछार की जा रही है, जिस ढंग से उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है, और एक पुलिस में अभी हम लोग देख रहे हैं टीवी के अंदर में कि बंगाल पुलिस और कलकत्ता पुलिस वर्दी के बाद एक ग्रीन पुलिस में, हरे रंग की वर्दी में कोई पुलिस है। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये तृणमूल कांग्रेस की एक गुंडा बाहिनी है जो पूरी ताकत के साथ इस छात्र के जन सत्याग्रह को रोकना चाहती है। लेकिन छात्रों ने जिस ढंग से ये बीड़ा उठाया है अपनी बहन तिलोत्तमा के जस्टिस के लिए और बंगाल को बचाने के लिए, निश्चित तौर पे है कि ममता बनर्जी के अंदर भी थोड़ी भी शर्म आया है तो ममता बनर्जी अपने पद से त्याग करके और जनता के बीच में जाए, वरना जो परिस्थिति अभी बन रही है, जिस ढंग से शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा था, ममता बनर्जी को बंगाल छोड़ के बंगाल से भागना पड़ेगा। बिल्कुल नवीन जी, लेकिन हमने देखा बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, छात्रों का प्रोटेस्ट जरूर था, लेकिन विपक्षी जो पार्टियां थी वो उसके पीछे थी। तो क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे भी बीजेपी है? भागीरथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी ने और लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था कि बंगाल में कोई भी जन आंदोलन होगा जस्टिस फॉर तिलोत्तमा के लिए। जिस ढंग से 36 घंटा ड्यूटी के बाद एक हमारी बच्ची बहन के साथ में इतने निहत्थे ढंग से उसकी के साथ बलात्कार करके जिस ढंग से हत्या किया गया, और कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर के नेतृत्व में ममता बनर्जी जो पुलिस मंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री है, उनके नेतृत्व में जिस ढंग से संदीप घोष ने सारे निशानों को मिटाने का प्रयास किया, निश्चित तौर पे एक निंदा का विषय था। और हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम आंदोलन के पीछे खड़ी है जो आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से
ममता बनर्जी के अत्याचारों को, बंगाल को बचाने के लिए, बांग्ला संस्कृति को बचाने के लिए, और तिलोत्तमा हमारी बहन जस्टिस फॉर तिलोत्तमा के लिए जो भी आंदोलन करेंगे उनके साथ हम खड़े हैं। छात्र पूरे बंगाल में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन जिन से सियालदह में, हावड़ा में, बड़ा बाजार में, धर्मतला में, भवानीपुर में, टालीगंज में, ठीक है नवीन जी, आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से जो भी प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी उसके साथ खड़ी है, बीजेपी उसका समर्थन करे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय कम है हमारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। और दूसरी बड़ी खबर विस्तार से, जम्मू कश्मीर चुनाव, कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए अपने पहले 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने अपने जम्मू कश्मीर इकाई के 2 पूर्व अध्यक्षों गुलाम अहमद मीर और विकार रसूल वानी को डोरू और बनिहाल विधानसभा क्षेत्रों से मैदान में उतारा है। पार्टी ने सुरिंदर सिंह चन्नी त्राल, अमानुल्लाह मंटू देवसर, पीरजादा मोहम्मद सैयद अनंतनाग, शेख जफरुल्लाह इंदरवाल, नदीम शरीफ भद्रवाहा, शेख रियाज डोडा और डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत डोडा पश्चिम को भी उम्मीदवार बनाया है। 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 18 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला 26 अगस्त को फाइनल हो गया था। केंद्र शासित प्रदेश की 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। और इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता एजाज रशीद जुड़ गए। एजाज, जिस तरह से ही तारीखों का ऐलान हुआ जम्मू कश्मीर का, और इसके बाद से लगातार जो पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही थी, लेकिन अब एक एक करके लिस्ट सामने आनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने भी कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट सामने लाई है और अब कांग्रेस भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। जी साहू जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए अपने पहले 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी की फहरिस्त के तहत कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी के पास जम्मू कश्मीर यूनिट के 2 साबिक सदर भी शामिल है। मैं आपको बता दूं कि अहमद मीर और विकार रसूल वानी को डोडा और बानीहाल असेंबली हलकों से खड़ा किया गया है। मैं आपको बता दूं कि पार्टी में सुरिंदर सिंह चन्नी त्राल से, ईमानुल्लाह मंटू दिवसर से, पीर मोहम्मद सईद अनंतनाग से, शेख रफीउल्लाह अंडरवाल से, मंटू शेख रियाज डोडा और डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत डोडा वेस्ट को भी नामजद किया गया है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस 90 रुकनी असेंबली में 37 नशस्तों पर मुकाबला करेगी। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में एक साथ लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 उम्मीदवारों का भी ऐलान किया है। सीट शेयरिंग 26 अगस्त को दोनों फिरकों के माबैन फार्मूला को हतमी शक्ल दी गई है। कांग्रेस यूनियन के ये इलाके में 90 में से 51 नशस्तों पर इंतखाबात लड़ेगी और कांग्रेस 32 नशस्तों पर मुकाबला करेगी। 5 नशस्तों में दोस्ताना मुकाबला करेगी। जी आ रही है 10 साल के बाद यहां पर चुनाव हो रहा है। 370 जो आर्टिकल तो वो हट गया है। उसके बाद से चुनाव है, क्योंकि केंद्र शासित है अभी राज्य, तो किस तरह से समीकरण यहां पर दिखाई दे रहे हैं? पार्टियों की तरफ से क्या कुछ समीकरण बिठाए जा रहे हैं? क्या 370 हटने के बाद वहां पर जो पहले राजनीति होती थी, जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन होता था, क्या उसमें इस बार बदलाव दिखाई दे रहा है सभी पार्टियों की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मैं आपको बता दूं कि आज पहले फेज का नॉमिनेशन का आखिरी डेट है। मैं आपको बता दूं कि सारी पार्टीज, अगर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या एआईपी इंजीनियर रशीद की पार्टी की बात करें, पहले फेज में मैंने आज देखा लोगों में बहुत खुशी को देखने को मिल रही है। बहुत जो अपने अपने वर्कर्स हैं, अपने पार्टी के वर्कर्स हैं, अपने अपने कैंडिडेट के साथ डीसी ऑफिस या अनंतनाग डीसी ऑफिस, पुलवामा, पांपोर, जहां जहां पे इनको नॉमिनेशन करनी है, लोग भी बहुत खुश हैं। बिल्कुल एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक एक करके जिस तरह से चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया, अब पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आनी शुरू हो गई। बीजेपी ने कुछ अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से भी पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। कांग्रेस यहां पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है।
और तीसरी बड़ी खबर यहां पर विस्तार से आपको बता रहे हैं। चंपई सोरेन पर अब सस्पेंस खत्म हो गया है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार रात सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, चंपई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो रांची में आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगे, जिसके चलते चंपई को Z+ सुरक्षा दे दी गई है। झारखंड पहुंचने के बाद वो इसी सुरक्षा घेरे में रहेंगे। चंपई कल यानी 28 अगस्त को झारखंड कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े आदिवासी नेता चंपई करीब 5 महीने तक झारखंड से मुख्यमंत्री रहे। मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन जब जमीन घोटाले मामले में जेल गए तो उन्होंने ही चंपई को जिम्मेदारी दी थी। उनके जेल से बाहर आने के बाद जुलाई में चंपई पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 31 जनवरी को सीएम पद संभालने वाले चंपई ने 3 जुलाई को इस्तीफा दिया था। वहीं अगस्त में चंपई ने एक चिट्ठी के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा लिए जाने के तरीकों को आत्मसम्मान पर चोट बताया था। और इस वक्त हमारे साथ रांची से ब्यूरो चीफ राजीव सिंह जी जुड़ गए इस और ज्यादा जानकारी के साथ। राजू जी, जिस तरह से जब इस्तीफा दिया चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री का, उस वक्त ये सवाल भी उठ रहा था, क्या वाकई सब कुछ ठीक है, या फिर जिस तरह से बिहार को लेकर भी एक अनुमान लगाया जा रहा था, बिहार में जिस तरह से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे कुछ समय के लिए, फिर वो हट गए, फिर नीतीश कुमार बन गए, कुछ एक इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी, लेकिन उस वक्त लग रहा था कि सब कुछ ठीक है और कोई उसमें समस्या नहीं। लेकिन कुछ महीने बाद जो नाराजगी थी चंपई की यहां पर सामने आ गई। फिर ये लगातार बना हुआ था कि वह आखिर उनका स्टेप क्या होगा, खुद अपनी पार्टी बनाएंगे या बीजेपी में जाएंगे। लेकिन अब क्लियर है, अब बीजेपी में जा रहे हैं। इससे होने वाले चुनाव में कितना आप असर देख पा रहे हैं? कि 3 जुलाई को जब वो इस्तीफा दिए थे, 3 जुलाई को इस्तीफा देने से पहले 2 जुलाई को उन्होंने एक लेटर विज्ञापित किया था और लेटर में लिखा था कि मेरा स्वास्थ्य जो है गड़बड़ है। वो सीएम पद की कुर्सी जो है देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पार्टी के दबाव के कारण उन्होंने 3 जुलाई को अपना इस्तीफा दे दिया। एक लेटर के जरिए उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। जमीन घोटाले में जब जेल गए थे हेमंत सोरेन जी 31 जनवरी से पहले, तो उन्होंने इसका कार्यभार जो है सीएम को, चंपई जी को, जो पूर्व सीएम है उनको, चंपई सोरेन जी को दिया गया था। वो उन्हें इस्तीफा देने के बाद उनकी मेंटलिटी ऐसी रही है कि हमें कहीं ना कहीं ठगा गया है और ठगने के कार्य जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हमारे साथ किए हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण जो है एक बहुत ही डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन में जाने के बाद जो है इन्होंने एक निर्णय लिया और जा करके बीजेपी के बड़े नेताओं से इन्होंने मिला। मिलने के बाद जो है इनको जेट सुरक्षा का 28 अगस्त को रांची चले आएंगे और रांची आने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ बैठक करके और पार्टी को इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे करके और 30 तारीख को ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। यही इनका फीडबैक है अभी तक का, और यही दूसरे पार्टी में जाने की कोई बात ही नहीं है। इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि गठबंधन करके बीजेपी में जाकर क्या अपनी पार्टी बनाते हैं या ये बीजेपी में ही रहेंगे, इसका अभी निर्णय अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। और अगर अपनी पार्टी बनाएंगे तो दोनों गठबंधन के साथ बिल्कुल। लेकिन इसको लेकर अब जो एक भ्रांति थी वो तो खत्म हो गई ना। हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कह दिया कि 30 अगस्त को अब वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। जी। अभी तक इस पे अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि इनके साथ जो विधायक हैं, जेएमएम के बैनर तले जो विधायक हैं, वो इस चीज पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम जो है जेएमएम में जाएं, बीजेपी में जाएं या ना जाएं। लेकिन अकेला ये बीजेपी में जा नहीं सकते हैं। अगर मैंने ये जो है ये आस किया जा रहा है, एक तरफ से मैंने अनुमान किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी भी ऐसा कुछ हो सकता है, शायद कुछ चीजें बदल सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है उसमें ये माना जाएगा कि 30 अगस्त को ये बीजेपी ज्वाइन करें। ठीक है राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चौथी बड़ी खबर विस्तार से। हरियाणा चुनाव की तारीख बदलेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदल सकती है। इसको लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग की मीटिंग शुरू हो गई है। मतदान की 1 अक्टूबर की तारीख बदलने के लिए मीटिंग के बाद ऐलान होगा। भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो ने
चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुट्टियों और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की थी। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग प्रदेश की वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर से 6 दिन पहले या 6 दिन बाद में नई तारीख तय कर सकती है। 6 दिन पहले यानी 25 सितंबर को वोटिंग के लिए तर्क दिया जा रहा है कि इसी दिन जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। ऐसे में आयोग को मतगणना की 1 अक्टूबर की तारीख को नहीं बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा ना हुआ तो चुनाव आयोग 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग करा सकता है। ऐसा होने पर जम्मू कश्मीर की मतगणना की तारीख भी बदल सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा की मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर तय की गई है। वहीं चुनाव तारीखों में बदलाव की संभावना को देखते हुए कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाली आज की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को टाल दिया है। 4 दिन की इस मीटिंग में बूथ लेवल कमेटियों से स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन ने दावेदारों का फीडबैक लेना था। कांग्रेस भी चुनाव आयोग की घोषणा का अब इंतजार कर रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ पंकज वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जिस तरह से अब तारीखों को लेकर अब इंतजार किया जा रहा है, अब चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि हरियाणा में तारीख जो बदलेगी वो किस समय होगी, जो अभी तारीख है उसके बाद की कोई तारीख सामने आ रही है या फिर उसके पहले की कोई तारीख सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से छुट्टियों की बात की जा रही है, बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रमों की बात की जा रही है, इसको लेकर अब देखना पड़ेगा चुनाव आयोग क्या कुछ तारीखों का ऐलान करता है। लेकिन अब चुनाव में इन तारीखों के बदलाव से क्या कुछ आप असर देख पा रहे हैं? अगर थोड़ा समय और ज्यादा मिलता है, प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा समय कम मिलता है, तो किसको नफा नुकसान यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे पहले हमें देखना होगा कि आचार संहिता का जो समय है वैसे ही 15 दिन पहले का चल रहा है कि आचार संहिता के अंदर 15 दिन पहले लग चुकी है। हालांकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि आचार संहिता जो सितंबर में जाकर लगेगी, सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर जो है कयास लगाए जा रहे थे कि आचार संहिता लगेगी। सबसे पहले तो सबसे बड़ा लॉस जो है वहां पर हुआ, और दूसरा अब ये कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं जो कि आपने देखा कि इंडियन नेशनल लोक दल द्वारा, भाजपा द्वारा लगातार चिट्ठियां दी गई चुनाव आयोग को। इसमें कहा यह भी जा रहा है कि जिन दिनों में चुनाव का आयोजन किया जा रहा है उन दिनों में अक्सर छुट्टियां होती हैं और लोग बाहर घूमने चले जाया करते हैं। और वहीं दूसरी ओर एक तर्क ये दिया जा रहा था कि शायद 25 तारीख जो है फाइनल की जाएगी, पर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का मामला जो है वो वहां पर जाकर अटक जाता है। तो इसीलिए संभावना ये नजर आ रही है कि 6 से 7 अक्टूबर के आसपास या 8 अक्टूबर के आसपास चुनाव जो है हरियाणा में किए जाएंगे। अभी इस पर कोई सटीक फैसला नहीं आया है, परंतु जो 6 दिन पहले वाला समीकरण बनाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं नजर आ रहे। बिल्कुल, तो वाकई अब इंतजार करना पड़ेगा चुनाव आयोग क्या नई तारीखों का ऐलान करता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, पांचवी बड़ी खबर अब विस्तार से। बस्तर के सरकारी स्कूलों में अब रोबोटिक्स और एआई की पढ़ाई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों के सरकारी स्कूलों में अब रोबोटिक्स, साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। विष्णुदेव साई सरकार ने इसकी पहल की है। बस्तर के करीब 800 सरकारी स्कूलों का चयन इसके लिए किया गया है। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से राज्य सरकार इन स्कूलों में इस तरह की पढ़ाई पूरी कराएगी। सरकार ने पूरे राज्य में सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा को एकीकृत करने के लिए 3 साल की साझेदारी की है। इस कवायद को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू करने पर सहमति बनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2023 के तहत ये कोर्स शुरू होगा। इस योजना के तहत 17 विभागों की योजनाओं को 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत पहुंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे बस्तर के लाभार्थियों को फायदा होगा। सबसे पहले राज्य में इस शिक्षा की शुरुआत कांकेर और कोंडागांव से होगी। बस्तर के बाद फिर इसे पूरे 33 जिलों में लागू किया जाएगा। चलिए, इस खबर पर जरा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल गोस्वामी। राहुल, जिस तरह से अब जो नक्सल प्रभावित कुछ एरिया है वहां पर जिस तरह से पढ़ाई को लेकर वहां पर अब बच्चों को एआई भी पढ़ाया जाएगा, रोबोटिक्स भी पढ़ाया जाएगा, मुझे लगता है बहुत एक बेहतर स्टेप यहां पर लिया जा रहा है, क्योंकि जब इस तरह के कोर्स वहां पर पढ़ाए जाएंगे तो इसका एक बहुत अच्छा एक असर दिखाई देगा। और सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि 2026 तक हम पूरे प्रदेश को नक्सल प्रभावित जो कुछ जिले हैं उसको मुक्त कर देंगे।
राज्य सरकार कोशिश में ये है कि 2026 तक जो है नक्सल मूवमेंट जो चल रहा है प्रदेश में वो खत्म हो जाए और उसके बाद प्रदेश में खुशहाली का रास्ता बना रहे। और अभी जो सरकार ने जो फैसला लिया, जो अभी जानकारी मिली थी कि नक्सल प्रभावित इलाके जो बस्तर एरिया, वहाँ पे कांकेर और कोंडागांव के 2 जिलों में एक प्रैक्टिकल के तौर पे कोशिश की जा रही है। वहाँ जो स्कूल बच्चे 800 से अधिक स्कूल है और उन स्कूलों में रोबोटिक साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई की जाएगी। एक निजी संस्था के माध्यम से इसको गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है और जिसके माध्यम से बच्चों को ही पढ़ाई जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नई शिक्षा नीति आई है और दूसरी जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF, ये दोनों के माध्यम से कोर्स शुरू होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये जो कौशल विकास की योजना नियर नैनालाल योजना के तहत शुरू की जाएगी और नियर नैनालाल का गवर्नमेंट ने नक्सलियों मूवमेंट को खत्म करने के लिए, नक्सल एरिया को डेवलप करने के लिए वर्तमान में भाजपा सरकार है और गृह मंत्री विजय शर्मा, इन्होंने इसको रूपरेखा बना के नियर नैनालाल योजना को शुरू किया, जिसमें जो भी नक्सली मूवमेंट में शामिल नक्सली अगर वो समर्पण करते हैं तो उनको बड़ी राशि भी मिलती है और उस एरिया को डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। नियर नैनालाल का मतलब होता है अच्छा गांव, आपका अच्छा गांव ये कहा जाता है। इसके तहत 17 विभागों के साथ जो 17 विभागों में अलग अलग योजनाएं संचालित हो रही है, उसमें 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत वो लोगों को जो पहुंच प्रदान की जाएगी, जिसके तहत बस्तर के उन सारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लाभ मिलेगा। अब जो जानकारी निकल के सामने आई है उसके अनुसार से पिछले अगले 2 सालों के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। अगले 2 सालों में बस्तर के 1600 छठी से 10वीं तक के 40,000 स्टूडेंट्स को लगभग 1600 टीचर्स जो उनको पढ़ाई कराएंगे और रोबोटिक्स और AI टेक्निक की पढ़ाई कराएंगे। जिसके बाद अगर ये सक्सेस रहा तो छत्तीसगढ़ के जो 35 अन्य जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने भी कहा है। फिलहाल स्किल डेवलपमेंट के जो बिल्कुल राहुल, तो देखना होगा कि जिस तरह से अभी एक नई शिक्षा नीति के तहत यहाँ पर AI और रोबोटिक्स की पढ़ाई करवाई जाएगी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, इसका कितना असर होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, शिक्षा से ही इन चीजों को बदला जा सकता है, प्रदेश को नक्सल मुक्त किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।